आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल माय इंग्लिश गुरु में। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें हम ये सीखेंगे कि सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है और सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक आप किसी सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते, या फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इंग्लिश हिंदी में अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले आपको क्या लिखना है या क्या बोलना है वो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले है पर्सन। जो पर्सन होता है, दिस इज़ नथिंग बट द सब्जेक्ट। ये आपको बताता है और ये आपको हेल्प करता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है। जैसे मान लीजिए कहीं कोई कुछ बोल रहा है तो उस व्यक्ति को, उस पर्सन को हम फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। ओके। सेकंड पर्सन क्या होता है? सुनने वाले को बोलते हैं। जितने भी लोग हैं जिससे आप बात कर रहे हो उसको आप, वो जो जब भी कोई बोल रहा है ना उसके सामने जितने भी लोग हैं उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं और उसको हम संबोधित करते हैं यू से। सेकंड पर्सन यू होता है। फर्स्ट पर्सन हमेशा बोलने वाला होता है तो इसीलिए वो आई या वी उसको बोला जाता है। इंग्लिश में आई और वी होता है। आई का मतलब मैं होता है और वी का मतलब हम लोग होता है। इसको आगे समझेंगे एग्जाम्पल में। थर्ड पर्सन है जिसके बारे में आप कुछ कहते हैं, कुछ बात करते हैं। जो व्यक्ति वहां पे नहीं है पर आप उसके बारे में बात कर रहे हो, ओके, उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। अब चलिए आइए हम देखते हैं इसमें, इसको और डिटेल से जानते हैं और समझते हैं कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या है। देखिए, फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहते हैं, राइट। जैसे मैंने पहले आपको बोला था, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। और इसका एग्जाम्पल होता है हिंदी में अगर बोले तो मैं, हम लोग या हम सब। इसमें मैं जो है उसकी इंग्लिश होती है आई, हम लोग या हम सब, इस सब की इंग्लिश होती है वी। आई सिंगुलर होता है क्योंकि इसे जब भी मैं बोलता हूँ तो मैं सिंगल की बात कर रहा हूँ, मैं अपने खुद की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिंगुलर नंबर में आ गया। जब बात करते समय कोई बोलता है हम या हम लोग या हम सब, तो उसका मतलब होता है एक से ज़्यादा, इसीलिए उसको हम वी बोलते हैं और वो प्लूरल नंबर होता है। तो एक है तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल नंबर उसको बोला जाता है। आइए इसको कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। नीचे दिया हुआ है मैं राम हूँ। सो मैं को हाईलाइट किया गया है रेड से, इसलिए इसलिए कि मैं सिंगुलर है और वो फर्स्ट पर्सन है। क्यों? बोलने वाले को बोला जाता है। तो बोलने वाला कौन है? मैं राम हूँ। सो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। तो जब दूसरा है मैं जाता हूँ, दूसरे सेंटेंस में है मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे जाता कौन है? मैं। तो ये सिंगुलर हो गया और ये फर्स्ट पर्सन हो गया। हम किसान हैं या हम लोग किसान हैं, इससे क्या होता है? मैं तो बात कर रहा हूँ बट मैं खुद की बात नहीं कर रहा, मैं अपने साथ साथ और लोगों की भी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जो है वो प्लूरल में आ गया बट ये फर्स्ट पर्सन ही हुआ, क्योंकि बोलने वाला जब बोलता है हम लोग जा रहे हैं मतलब वो औरों के साथ साथ खुद को भी कंसिडर कर रहा है। उसके बाद है हम सब किसान हैं। सेम, हम किसान हैं या हम सब किसान हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है इंग्लिश में। हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि वहाँ पे ओनली हम लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे सेंटेंस 4 में, सॉरी, आप अगर सेंटेंस 4 में देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम है और यहाँ पे हम सब है। तो हिंदी में एक डिफरेंस है बट जब इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे ना तो हम ये हो या हम सब हो, उसकी इंग्लिश हमेशा वी बोलेंगे। ओके। उसके बाद हम लोग किसान हैं, सेम है, यहाँ पे हम सब है और यहाँ पे हम लोग हैं, प्लूरल है ये। उसके बाद है हम सब लोग किसान हैं, यहाँ पे ये एक साथ आ गया हम सब लोग, बट मीनिंग इसका वी ही होगा।
सो यहाँ पे जो इस तरह से अगर सेंटेंस लिखा रहेगा कि मैं राम हूँ, मैं जाता हूँ, हम किसान हैं, हम सब किसान हैं, तो ये एक सेंटेंस हो गया हिंदी का। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो सबसे पहले है आपको पहचानना पड़ेगा क्या? सबसे पहला सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ना आपको सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आपको पहचानना पड़ता है वर्ब को, एंड देन आता है ऑब्जेक्ट। ये है स्ट्रक्चर कि पहले सब्जेक्ट पहचानेंगे, फिर वर्ब पहचानेंगे, फिर ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। तो आइए चलते हैं पहले से वाक्य की तरफ। पहला जो सेंटेंस है इसमें है कि मैं जाता हूँ। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। सॉरी, मैं राम हूँ, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन हो गया, यहाँ पे भी ये फर्स्ट पर्सन हो गया क्योंकि मैं अकेले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन है, बट ये मैं सिंगुलर है, और हम यहाँ पे प्लूरल है, बट फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। हम सब प्लूरल है, हम लोग प्लूरल है, हम सब लोग भी प्लूरल है। तो ये फर्स्ट पर्सन हुआ, ओके। सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन में सुनने वाले को सेकंड पर्सन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू, यानी कि तुम या तुमने या आपने या आप, ये सब हिंदी में सेकंड पर्सन कंसिडर होता है, और इन सब की इंग्लिश यू ही होती है। यू एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही यूज होता है। अगर आप बोल रहे हो तुम एक किसान हो, मतलब यहाँ पे एक फार्मर की बात हो रही है, तो भी हम यू लगाएंगे। और तुम सब किसान हो, अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा किसानों की बात हो रही है जो कि प्लूरल है, तो भी हम यू ही लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें सेंटेंस है, फर्स्ट एग्जांपल है कि तुम राम हो। यहाँ पे राम की बात हो रही है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम यू लिखेंगे, और यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे वो पहले देख लेंगे। हम पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। तुम राम हो तो यू हो गया। तुम जाते हो, अगेन यहाँ पे तुम सब्जेक्ट आ गया जो कि सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यू ही लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट ही लिखना है पहले। आप एक किसान हो या हैं, रिस्पेक्ट में हैं भी बोलते हैं हम कभी, जैसे आप बहुत अच्छे हैं तो एक ही व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, या आप अच्छे हो तो वो भी एक व्यक्ति के लिए ही है। सो यहाँ पे आप यू ही है। उसके नीचे देखिए फिर से, तुमने या आपने, ये भी यू है। तुम सब, तुम लोग, इसकी भी इंग्लिश यू ही होगी। आप लोग, आप सब किसान हो, इसकी ये प्लूरल है बट फिर भी यू ही होगी। आप सब लोग किसान हो, ये इसकी भी यू ही होगी। तुम लोगों ने, आप लोगों ने, आप सब ने, इन सब की इंग्लिश हम यू ही लिखेंगे। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे, आप देखेंगे तो आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एग्जाम्पल में सिंगुलर एंड प्लूरल। यू सिंगुलर कब होगा और यू प्लूरल कब होगा? जब तुम हम बोलेंगे एक आदमी के लिए, एक पर्सन के लिए, वन पर्सन के लिए, तो हम वहाँ पे यू होता, उसकी इंग्लिश भी यू होगी। जब हम एक से ज़्यादा लोगों के लिए बोलेंगे, तुम सब या तुम लोग या आप लोग, यहाँ पे देखो ऑलरेडी दिया हुआ है, तुम सब, तुम लोग, आप सब लोग, तुम लोगों ने, आप सब ने। तो ये सारा जब सिंगुलर होगा तो भी यू, प्लूरल होगा तो भी यू, इसलिए यू का यूज़ बहुत ईजी है। एंड हमेशा याद रखिएगा कि यू के जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसके साथ हमेशा जो सब्जेक्ट होगा यू, उसके साथ हम वर्ब जो होगा वो हमेशा प्लूरल यूज़ करेंगे। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी फ़िलहाल हम फोकस कर रहे हैं ओनली सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने में। तो फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम कोई बात करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन हो गया आई और वी, सेकंड पर्सन यू हो गया। अब देखते हैं थर्ड पर्सन क्या है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं या सुनते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। अब देखिए सिंगुलर में वह जब हम बोलेंगे तो किसी एक के लिए ही यूज़ होगा, पर जब वो मेल के लिए हम यूज़ करेंगे तो हम उसका इंग्लिश को ही लिखेंगे, और जब वो हम किसी फीमेल के लिए यूज़ करेंगे तो उसकी इंग्लिश हम शी लिखेंगे। यह जो है वो सिंगुलर होता है, इसकी इंग्लिश दिस भी होती है और इट भी होती है। या फिर किसी का नाम, जैसे राम, मोहन, रमेश, सुरेश, किसी का भी नाम है तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर ही आता है हमेशा। तो ये सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट, जिसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं। प्लूरल में क्या है? प्लूरल में क्या आएगा? वे,
या वे सब, वे लोग, या उन लोगों ने। तो यहाँ पे वे, अगर हम जैसे वे अमीर हैं, अगर हम किसी एक के बारे में बोल रहे हैं रिस्पेक्ट में, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे वह अमीर है और वो अमीर हैं, तो वो भी हम सिंगुलर के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। बट वे अमीर हैं, यहाँ पे ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे वे की इंग्लिश हम दे लिखेंगे। वे रहे या वे लोग रहे या वे सब रहे या उन लोगों ने, तो उसकी इंग्लिश हमेशा हम दे ही लिखेंगे। ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि दे हमेशा प्लूरल होता है और ये थर्ड पर्सन है। क्योंकि हम किसी के बारे में जब बात करते हैं तो उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। तो जैसे वे लोग अमीर हैं, तो वो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो अमीर हैं, वो हमारे पास नहीं है, हमारे सामने नहीं है। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो वो मेरे सामने नहीं है, इसीलिए उसको थर्ड पर्सन कंसिडर करेंगे। मैं फिर से बोलूँगा, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अगर आप बोल रहे हो कुछ भी तो आप फर्स्ट पर्सन हो। अगर आपकी बात को कोई सामने वाला सुन रहा है तो वो सेकंड पर्सन है। और जिसके बारे में आप बात कर रहे हो जो आपके आसपास नहीं है, तो उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब सिंपल सा है, फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई सिंगुलर वी प्लूरल। सेकंड पर्सन यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। और जो थर्ड पर्सन होता है उसमें सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिंगुलर होता है वह, यह, और प्लूरल होता है वे या वे लोग। ओके, अभी इसमें कुछ और भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे दिस दैट दिस दोज। दिस दैट जो है वो भी सिंगुलर हुआ, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स हुआ। ओके, एंड दीज और दोज ये प्लूरल के लिए होता है। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं उससे आपको और समझने में आसानी होगी। वह राम है, यहाँ पे वह एक राम के बारे में बात हो रही है, तो राम एक ही है ना, इसलिए सिंगुलर है। अब यहाँ पे वह राम है, तो राम के लिए ये वह यूज हुआ। तो राम क्या है भाई, तो मेल है, लड़का है वो। तो लड़के के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ही यूज करेंगे। ओके, वह सीता है, यहाँ पे वह का यूज किसके लिए हुआ, सीता के लिए हुआ। तो जब वह का यूज हम फीमेल के लिए करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, शी लिखेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे शी लिखेंगे। यह कुर्सी है, यह जो है वो किस हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि ये एक ही बात चीज़ को बताएगा। तो कुर्सी के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे आप दिस लिख सकते हो। ओके, आप इट लिख सकते हो, दिस इज अ चेयर, इट इज़ अ चेयर, बट ये दिस ज़्यादा यूज़ होता है। यह चींटी है, तो यहाँ पे दिस इज़ एन आंट या इट इज़ एन आंट ज़्यादा करेक्ट होता है, क्योंकि छोटी चीज़ों के लिए या निर्जीव चीज़ों के लिए हम इट का यूज़ ही करते हैं। ओके, उसके बाद है यहाँ पे राम पढ़ता है, यहाँ पे राम के बारे में बात हो रही है। सो जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको थर्ड पर्सन करते हैं। वह राम है, राम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो राम थर्ड पर्सन हो गया। वह सीता है, यहाँ पे वह जो है वो थर्ड पर्सन के बारे में बात हो गई। यह कुर्सी है, यह चींटी है, राम पढ़ता है, सीता गाती है, तो यहाँ पे राम के बारे में हम बोल रहे हैं। सीता गाती है तो सीता के बारे में हम बोल रहे हैं। वे सब या वे लोग शिक्षक हैं, तो हम यहाँ पे वे लोग या वे सब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे प्लूरल हैं, थर्ड पर्सन। ये भी थर्ड पर्सन प्लूरल है क्योंकि उन लोगों ने बोल रहा है। ओके, तो इस तरह से आप सब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई भी सेंटेंस हिंदी में लिखा होता है उसको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, सबसे पहला स्टेप आपका होगा क्या ढूंढना, सब्जेक्ट को ढूंढना। सबसे पहला काम है आपका। तो सब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे हम, तो वही पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर ये आप समझ लिया अगर आपने, तो आप सब्जेक्ट को इजीली ढूंढ पाओगे। चलिए, अब सब्जेक्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की। तो वर्ब जो होता है, पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। अभी हमने पर्सन खत्म किया। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अभी तक हमने जो भी पढ़ा, राम जाता है, राम खाता है, राम पढ़ता है, राम सोता है, वो सारा का सारा क्या था, वो क्या था, सारा का सारा सब्जेक्ट था। राइट, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद है जिसके बारे में बात किया जाए उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि नीचे देखिए सेंटेंस है, पहला पहले डेफिनेशन को अच्छे से समझिए। किसी काम को जो करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। पहला एग्जाम्पल ये हुआ, जैसे राम आम खाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ।
यहाँ पे पढ़ना, खाना और जाना जो है वो काम है, और उसको कौन करता है? मैं। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हो गया। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, या फिर आप देख लीजिए मैं फर्स्ट पर्सन है तो उस तरह से भी आप सब्जेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा है जिसके बारे में बात किया जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो जिसके बारे में बात किया जाता है उसको हम अगर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होगा? थर्ड पर्सन हो गया। ओके। उसके बाद है पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है इसको। तो सब्जेक्ट को पहचानने का सबसे बेटर ऑप्शन है, सबसे अच्छा सा तरीका है, आपको पता होना चाहिए पर्सन। ओके ना। अब देखिए नीचे जो सेंटेंस है, एग्जाम्पल, जैसे राम लिखता है, तो यहाँ पे लिखना क्या है? वर्ब है, ये क्रिया है, और लिखने वाला कौन है? राम। तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे मोहन पढ़ता है, पढ़ना क्या है? वर्ब है, और पढ़ता कौन है? मोहन। तो यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट हो गया। अब है वह काम करता है, यहाँ पे हम वह के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे करना क्या है? वर्ब है, और उसका सब्जेक्ट क्या है? वह। ओके। उसके बाद है, तो यहाँ पे हम वह की इंग्लिश ही लिखेंगे, शी नहीं लिखेंगे, क्योंकि वह काम करता है। करता है बोलने से किसी मेल के बारे में पता चलता है। अगर रहता कि वह काम करती है तो हम यहाँ पे शी लगा सकते थे। ओके। उसके बाद है विष्णु ईमानदार है, तो यहाँ पे विष्णु के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वह ईमानदार है। तो अगर आप ऊपर के जो सेंटेंसेस यहाँ पे जो रूल दिया हुआ है, किसी काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, तो जहाँ पे भी वर्ब लगा हुआ है उसको जो करने वाला है उसको आप सब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, दूसरे में मोहन, तीसरे में वह, क्योंकि ये तीनों काम को करने वाले हैं। अभी दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, इसको आप देखिए, इसमें जिसके बारे में बात की जाए, तो हम फोर्थ जो एग्जाम्पल है हमारा, इसको आप देखेंगे विष्णु ईमानदार है, यहाँ पे हम विष्णु के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से विष्णु भी सब्जेक्ट हो गया। ये हो गया तरीका इस तरह से पहचानने का। अगर आप इसे पर्सन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो राम जिसके बारे में कुछ कहा जाए या सुना जाए तो राम थर्ड पर्सन है, मोहन थर्ड पर्सन है, वह थर्ड पर्सन है, विष्णु भी थर्ड पर्सन है, और ये तीस चारों के चारों जो सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर नंबर में ही हैं, क्योंकि राम किसी का नाम है, और किसी का भी नाम सिंगुलर ही होता है। राम जब हम बोलेंगे तो किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है, जब हम मोहन बोलेंगे तो किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है, जब हम विष्णु बोलेंगे तो भी एक लड़के के बारे में ही बात हो रही है। तो इसीलिए हम इसको हमेशा ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपको वर्ब का यूज़ करना है, इसीलिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे चलते हैं वर्ब। मैं इसको शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ, ग्रामर के पोर्शन पे फोकस ना करते हुए। जितना स्पोकन इंग्लिश के लिए ये ज़रूरी है मैं उतना ही आपको यहाँ पे बताऊँगा। अभी देखिए वर्ब क्या है। तो वर्ब जो होता है ना वो होता है दो तरीके का, ठीक है। सबसे पहले होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये मेन वर्ब क्या है और ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ जैसे मेन वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया क्या है, जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल ऑफ मेन वर्ब। जैसे जो भी वर्ड है जिसके लास्ट में ना लगा होता है ना, वो सारा आपका वर्ब ही होता है। ओके। जैसे हंसना, रोना, खेलना, कूदना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, जो भी है, तो ये सारे वर्ड्स वर्ब हैं, और ये मेन वर्ब हैं। मेन वर्ब इसको इसलिए बोला जाता है ना कि ये वर्ब कंप्लीट सेंस देता है, इसलिए इसको मेन वर्ब कहते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए आप। हंसना से मैंने एक सेंटेंस बनाया, वह हंसता है, तो यहाँ पे वह की इंग्लिश मैंने ही लिखी, और हंसना के लिए हंसना एक वर्ब है, मैंने यहाँ पे लाफ्स लिख दिया। अब ये मैंने एस क्यों लगाया इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ऐसे ऑलरेडी मैं वर्ब में इसको सिंगुलर टू प्लूरल का जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल कब बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट को भी सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो अगर आप को अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे ही एक सब्जेक्ट हुआ, और जब मैं लाफ लिख रहा मैंने, हंसने की इंग्लिश होती है लाफ, तो जैसे मैंने लाफ लिखा ना, ये पूरा कंप्लीट मीनिंग यहाँ पे बन गया, वह हंसता है।
इसीलिए इसको मेन वर्ब कहते हैं, क्योंकि इसको मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे वर्ब की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दूसरा सेंटेंस है रोना। रोना की इंग्लिश होती है वीप। तो यहाँ से एक सेंटेंस बना, वह रोता है। वह की इंग्लिश अगेन मैंने यहाँ पे ही लिखी, और जब मैंने यहाँ पे वीप्स लिखा तो ये कंप्लीट सेंस बन गया कि वह रोता है। राम दौड़ता है का राम लिखा एज इट इज, दौड़ना के लिए मैंने जैसे ही रन्स लिखा ये कंप्लीट सेंस बन गया, राम दौड़ता है। सोहन खेलता है। शीला, तो मैंने सब्जेक्ट जैसा था इंग्लिश में, जैसा हिंदी में था मैंने वैसे ही लिखा, और उसके बाद मैंने बस मेन वर्ब लिख दिया। सब्जेक्ट के अनुसार वो सिंगुलर और प्लूरल होता है, जैसा मैंने पहले आपको बोला था। सो याद रखिएगा, जो भी मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब मतलब जो वर्ब अपने नॉर्मल फॉर्म में रहता है ना, उसको मेन वर्ब कहते हैं। जैसे अगर हिंदी में बोलूँगा तो जैसा मैंने बोला है, आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान तरीका है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ना लगा रहे, हंसना, रोना, दौड़ना, कूदना, तो वो वर्ब हो जाएगा। सिमिलरली जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो वर्ब में एस और यस लगा के हम उसको सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे वह जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने लाफ में एस लगाया। ओके, तो ये हो गया मेन वर्ब का एग्जाम्पल। अब है एग्जाम्पल ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का क्या है, क्यों हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब है, तो देखिए ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब भी हम मेन वर्ब को लिखेंगे ये एक कंप्लीट सेंस दे देता है सब्जेक्ट के बाद। लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, उसको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए या तो मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है या किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की ज़रूरत पड़ती है, वो कंप्लीट सेंस नहीं देता। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जैसे हिंदी में अगर हेल्पिंग वर्ब को कैसे ढूंढेंगे आप, तो जब हैं हूँ लगा रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, था थे थी लगा है तो हेल्पिंग वर्ब, गागेगी तो हेल्पिंग वर्ब। बट इसकी इंग्लिश होती है हैं हूँ को इज एम आर लगाते हैं, था थे थी में वॉज वर्ड लगाते हैं, और गागेगी में शैल विल या शैल बी विल बी लगाते हैं। ये एज पर सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पे इज एम आर लगाना है, वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। कहाँ पे वॉज वर्ड लगाना है ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। कहाँ पे शैल विल लगाना है या शैल बी विल बी लगाना है ये सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, मोहन एक अच्छा लड़का है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था वह हंसता है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे मोहन लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड है की इंग्लिश होती है इज एम और आर, यहाँ पे मैं इज लगाऊंगा, एम लगाऊंगा या आर लगाऊंगा। तो याद रखना है सब्जेक्ट मेरा मोहन है, और मोहन क्या है, सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम मुझे इज लगाना है। अब मैंने मोहन इज लगा दिया, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, और यहाँ पे ऊपर वाला जो है ना ये मेन वर्ब है। तो जैसे ही मैंने ही के बाद मेन वर्ब लिखा लाफ्स, ये कंप्लीट सेंस बन गया, वह हंसता है। बट जब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट, ये मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, राइट, और इसके बाद जब मैंने इज लिखा ना, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हो गया मोहन है, बस इतना ही मतलब हुआ, वो भी इनकम्प्लीट है। तो इसीलिए इसको सेंटेंस इसको ना मीनिंग बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ना, इसको या तो वर्ब चाहिए या फिर नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब चाहिए। तो मोहन है, क्या है, एक अच्छा लड़का, या फिर क्या है, वो लड़का है। तो मोहन इज अ बॉय हो जाएगा। बट कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। सो मोहन इज अ गुड बॉय, ऐसा हो गया ये। ओके, मोहन इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे यही डिफरेंस है, यही यूज है कि डिफरेंस कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। दूसरा देखिए, मैं कल वहाँ था, मैं की इंग्लिश आई मैंने यहाँ पे लिख दी, एंड आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, अगर था थी रहेगा तो आई वॉज हो गया, मतलब मैं था। बट ये सेंस कुछ नहीं बना ना, सेंस नहीं बना। सेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो मेन वर्ब की हेल्प मदद लेनी पड़ेगी, या फिर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं था, मैं कल वहाँ था, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, वहाँ था होना चाहिए। सो आई वॉज देयर, एंड देन यस्टरडे, ये हो गया। अब मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं की इंग्लिश आई है, बनूंगा का आई शैल बी।
ठीक है, आई शैल बी हो गया। मैं बनूंगा, क्या बनूंगा, सेंस कंप्लीट नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, डॉक्टर, जो क्या है, एक नाउन है। सो आई शैल बी अ DOC, डॉक्टर। तो यहाँ पे जब मैंने ये नाउन लगा दिया ना, तब जा करके इसका मीनिंग कंप्लीट हुआ। तो हेल्पिंग वर्ब का है कि उसको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए या तो उसको वर्ब चाहिए, या फिर नाउन चाहिए, या फिर एडजेक्टिव चाहिए, या फिर एडवर्ब चाहिए। बट मेन वर्ब को सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक कंप्लीट वर्ब होता है। तो ये है टाइप ऑफ वर्ब। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी भी क्रिया को वर्ब कहते हैं, पहला डेफिनेशन है। ओके, दूसरा है जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चलता है उसको भी वर्ब कहते हैं, जैसे हंसना, रोना, दौड़ना, खेलना, कूदना। जब किसी हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहे, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसको हम वर्ब कहते हैं। ये 3 तरीके से आप सब्जेक्ट को वर्ब को पहचान सकते हो। नीचे देखिए एग्जाम्पल में जितने भी वर्ड्स ना, जहाँ पर भी ना है ना, उसको रेड कलर से हाईलाइट किया गया है समझने में आसानी के लिए। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, ये सारे वर्ड्स के लास्ट में ना है, और ये सारे के सारे वर्ड जो वर्ड हैं वो वर्ब होते हैं। अब देखिए नीचे दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल, क्या है, ये रूल है एक्चुअल में। जैसे वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, मतलब जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब होगा। मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। दूसरे में दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में हो तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो तो वर्ब भी प्लूरल नंबर में ही होना चाहिए। ये इसका मतलब हुआ। तो ये आपको ध्यान, अभी क्या है, आपको जानने की ज़रूरत है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैंने नंबर पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाके देखिए, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किसी भी सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल कब होता है वो, और वर्ब कब सिंगुलर और कब प्लूरल होता है। तो यहाँ पे जैसा ये, आप ये डेफिनेशन, ये रूल आपको हमेशा याद रहना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रहना चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ब, जिसे मैंने ऑलरेडी बोला था आपको, यहाँ पे सिंगुलर है और प्लूरल है। सिंगुलर वर्ब ये सारे होते हैं, प्लूरल वर्ब होते हैं ये सारे। सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट में ये सारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, और यहाँ पे सारा प्लूरल हो गया। वी मतलब सिंपल सा है, प्लूरल मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा की बात होती है सब्जेक्ट में। सिंगुलर में सब्जेक्ट एक है तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट अगर एक से ज़्यादा है तो प्लूरल वर्ब। यहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। अब किसके साथ क्या लगाना है, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, वो हम जब इसके यूज़ को पढ़ेंगे तो आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी आपको इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको बस ये समझना है कि वर्ब सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर में ही, शी, इट, नेम, ये सिंगुलर इसलिए है क्योंकि ही का मतलब वह होता है, शी का मतलब भी वह होता है, इट का मतलब यह होता है, नेम मतलब किसी का भी नाम, यू का मतलब किसी एक बंदे को बोल रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, राम बोलने से किसी एक लड़के की बात हो रही है, दिस बोलने से यह किसी एक की बात हो रही है, दैट बोलने से वह किसी एक की बात हो रही है। तो जब भी हम एक की बात करेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, जब भी हम एक से अधिक की बात करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। नीचे देखिए प्लूरल में वी का मतलब होता है हम लोग, यू मतलब तुम लोग, दे नेम्स एक से ज़्यादा लोगों का नाम, जैसे रमेश एंड दिनेश, दीज दोज, ये सारे प्लूरल्स हैं क्योंकि ये एक से ज़्यादा के बारे में बताते हैं। तो ये हो गया आपका डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस हो गया ये कि वर्ब सिंगुलर प्लूरल कैसा हो दिखता है और सब्जेक्ट कैसा होता है। अब आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट में, ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि हम सब्जेक्ट में, सेंटेंस में ना ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे एक ही इसका रूल है। रूल देखिए यहाँ पे, जब शब्द पर, जिस शब्द पर काम करने का असर पड़ता है उस शब्द को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नीचे देखिए सेंटेंस, मैं उसे पसंद करता हूँ। तो पसंद करना क्या है, एक वर्ब है, करना। ओके,
और मैं किसको पसंद करता हूँ, तो उसे। तो पसंद करने का असर किस पर पड़ा, उस पर, इसलिए जो उसे है ना वो हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, वह मुझे पसंद करता है, अगेन पसंद करना एक क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, और असर किस पे पड़ रहा है, किसको पसंद किया जा रहा है, मुझे पसंद किया जा रहा है। वह तुम्हें खिलाती है, खिलाना क्या है, एक वर्ब है, एक क्रिया है, और वो किसको खिला रही है, तो वो तुम्हें खिला रही है, तो यहाँ पे तुम्हें ऑब्जेक्ट हो गया। मैं उन्हें या उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, तो मैं पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ, ये पूरा का पूरा एक वर्ब हो गया, मैं पसंद नहीं करता हूँ। ओके, बट किसको पसंद नहीं करता हूँ, तो उन लोगों को मैं पसंद नहीं करता। तो पसंद करने का जो असर है वो कहाँ पड़ रहा है, उन लोगों पे। खिलाने का असर तुम पर पड़ रहा है, यहाँ पे पसंद करने का मुझ पर पड़ रहा है, इस सेंटेंस में उस पर पड़ रहा है। तो ये जो भी वर्ड है ना, उसे, मुझे, तुम्हें, उन्हें या उन लोगों को, ये सारे वर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। तो इसीलिए स्ट्रक्चर भी होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। इससे आपको मदद मिलेगी किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने में और आइडेंटिफाई करने में। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना होता है, फिर हमें वर्ब लिखना होता है, फिर हमें ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ता है। तो इससे आपको क्लैरिटी मिल गई। अब देखिए एग्जाम्पल 2 में मुझे या मुझको अगर रहेगा तो उसकी इंग्लिश होती है मी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसे उसको का हिम और हर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तुम्हें और तुमको का ऑब्जेक्ट यू होता है। हमें, हमको, हम लोगों को का ऑब्जेक्ट अस होता है। उन्हें, उनको और उन लोगों को का देम होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, और एक मैंने एक चार्ट भी शेयर किया है हुआ है उसमें, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि कौन से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मुझे अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया है तो उसका सब्जेक्ट होता है आई। इसके बारे में अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगा। ओके, उसके बाद है यूज ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यहाँ पे देखिए ये कि हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करेंगे। जैसे वह, जैसे ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ बट फिर मैं बताता हूँ। वह मुझे, वह पसंद करता है, तो मुझे करता है, वो मुझे पसंद करता है किसे, तो मुझे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। राम पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है, हमें पढ़ाता है, तो हमें ऑब्जेक्ट हो गया। सीता तुम्हें पढ़ाती है, सीता पढ़ाती है किसे, तुम्हें, तो तुम्हें ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ये जितने भी रेड वाले हैं ना, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे। और इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे वह मुझे पसंद करता है, तो वह की इंग्लिश हो गई ही। पसंद करना का होता है लाइक, ही सिंगुलर है तो हम एस लगा देंगे, ही लाइक्स। मुझे का मी होता है ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इसको उसी तरह से हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। ओके, मूव आगे देखिए। तो इस तरह से मत खत्म है, तो ये यहाँ पे इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब जैसे राम हमें पढ़ाता है, तो पहले होगा कि राम पढ़ाता है, क्योंकि रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें पहले क्या होगा, राम लिखूंगा। ओके, पढ़ाता है, पढ़ाना का होता है टीच, TEACH, लेकिन यहाँ पे राम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब अगर मेन वर्ब फॉर्म में रहेगा तो हमेशा प्लूरल होता है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस और एस लगाना पड़ता है। एस और एस कहाँ पे लगाते हैं, उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है नंबर, उसमें उसको आप जाके देखिए उस वीडियो को, आपको की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि वर्ब को कब हम से कैसे हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं, और सब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स हो जाएगा। ओके, राम टीचर्स, किसे पढ़ाता है, हमें, तो अस। ओके, यहाँ पे सीता तुम्हें पढ़ाती है, तो सीता। पढ़ाना का अगेन टीच होता है, बट यहाँ पे मुझे ES लगाना पड़ेगा क्योंकि सीता सिंगुलर है। किसे पढ़ाती है, तो तुम्हें, तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता, सो आई डू नॉट लाइक। ओके, मैं पसंद नहीं करता किसे, उन्हें या उन लोगों को, सो यहाँ पे देम लिखूंगा मैं। यहाँ पे है मैं पसंद करता हूँ, तो आई, पसंद करना का लाइक होता है। मैं पसंद करता हूँ किसे, उसे, तो अगर लड़का है तो आप हिम लिखेंगे, अगर लड़की है तो आप
हर लिखेंगे। और यहाँ पे आई सिंगुलर है बट मैंने लाइक नहीं लगाया क्योंकि आई के साथ हमेशा वी वन लगता है। ओके, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा यूज़ ऑफ वर्ब, जब हम कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगाना है वो मैं आगे बताऊंगा। ओके, मैं उसे पसंद करता हूँ, सेम है। मेल के लिए यहाँ पे हिम हो जाएगा, सेम सेंटेंस में नीचे हर हो जाएगा। वह इसे पसंद करता है, तो पसंद करना है किसे, तो इसे, तो इट हो जाएगा। मोहन राधा को पसंद करता है, सो मोहन पसंद करता है किसको, राधा को, तो यहाँ पे राधा आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए, मैं को रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके साथ विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।